Hello friends, how are you? Now you are watching your YouTube channel Advanced Physics और आज का हमारा टॉपिक है जीमान इफेक्ट पे जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में या नेट के एग्जाम में या सेट के एग्जाम में या किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में या किसी कंपटीशन में जितने भी टाइप के क्वेश्चन जीमान इफेक्ट पे आते हैं उन सब के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो का एम हमारा यही है। इनफैक्ट इस वीडियो में मैं फर्स्ट जीमान इफेक्ट के बारे में बताऊंगा। जीमान इफेक्ट के सिर्फ फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा, उन फैक्ट्स के बारे में जो किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में यूजफुल होता है। एंड सेकंड, मैं आपको पता है जीमान इफेक्ट के दो टाइप होते हैं। तो पहले तो मैं जीमान इफेक्ट के सिर्फ फैक्ट के बारे में बात करूंगा और वो फैक्ट जो यूजफुल है किसी न्यूमेरिकल या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिर उसके बाद आपको पता है जीमान इफेक्ट के दो टाइप होते हैं। एक होता है नॉर्मल जीमान इफेक्ट, नॉर्मल जीमान इफेक्ट। सिमिलरली मैं नॉर्मल जीमान इफेक्ट के भी जो मेन फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करूंगा। वो फैक्ट्स जो नॉर्मल जीमान इफेक्ट के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूजफुल हो। उसके बाद मैं नॉर्मल जीमान इफेक्ट के सिलेक्शन रूल्स के बारे में भी बात करूंगा। सिलेक्शन, ठीक है, नॉर्मल जीमान इफेक्ट में जो सिलेक्शन रूल यूज होते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक, नॉर्मल जीमान इफेक्ट के सबसे पहले हम फैक्ट के बारे में बात करेंगे, वो फैक्ट जो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में यूजफुल हो। और फिर हम सिलेक्शन रूल्स के बारे में भी बात करेंगे जो नॉर्मल जीमान इफेक्ट में यूज करते हैं। और फिर ऐसे ही हम एनोमलस जीमान इफेक्ट्स के भी सिर्फ उन फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में यूजफुल होते हैं। और फिर एनोमलस जीमान इफेक्ट में भी कुछ सिलेक्शन रूल हम यूज करते हैं, उन सिलेक्शन रूल के बारे में भी मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो का नाम ये भी दे सकता हूं कि सिलेक्शन रूल ऑफ जीमान इफेक्ट या सिलेक्शन रूल इन जीमान इफेक्ट। तो इस वीडियो का कोई भी नाम हो, लेकिन इस वीडियो का हमारा एम जो होगा वो सिर्फ न्यूमेरिकल्स एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे फोकस करेंगे। हम ऐसे न्यूमेरिकल एंड प्रॉब्लम जो जनरली किसी एंट्रेंस एग्जाम या किसी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं या किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं जीमान इफेक्ट। जीमान इफेक्ट क्या होता है? देखो, splitting of a spectral line in presence of external magnetic field। इसको हम इंडिकेट करते हैं BEXT से। Splitting of a spectral line in presence of magnetic field is called Zeeman effect। If Zeeman effect, if external magnetic field is weak, if external magnetic field is वीक कहने का मतलब है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू एटम के मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम BIN बोलते हैं इंडिकेट करेंगे उससे कम होती है, तो ऐसे फील्ड को हम वीक फील्ड कहते हैं। इफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज वीक एंड
splitting of spectral lines is proportional to the external magnetic field. ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसको हमने बी एक्सटर्नल से रिप्रेजेंट किया इज कॉल्ड जीमान इफेक्ट। इफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज वीक, वीक कहने का मतलब बी एक्सटर्नल इज लेस देन बी इंटरनल, एंड स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैं समझाता हूं। बी आई एन मतलब क्या होता है? बी आई एन मीन्स इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एटम, ठीक है। और बी एक्सटर्नल मीन्स में क्या है? एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एटम के मैग्नेटिक फील्ड से कम है तो मैं इसे वीक मैग्नेटिक फील्ड कहता हूं। न्यूमेरिकल्स में ऐसा ही आता है, वीक मैग्नेटिक फील्ड। न्यूमेरिकल में जब लाइन बोली जाती है इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए तो हम यही कहते हैं किसी एटम को या किसी स्पेक्ट्रल लाइन को हमने वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, मीन्स ऐसी सिचुएशन में रखा है, वीक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और दूसरी कंडीशन मीन जीमान इफेक्ट कंडीशन है कि पहले तो जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए वो वीक होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है जो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन है वो प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। मीन्स जो एक स्पेक्ट्रल लाइन थी वो वीक मैग्नेटिक फील्ड में जब हमने उसे रखा तो वो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन में स्प्लिट हो जाती है। तो जो इसका फ्रीक्वेंसी गैप है, फ्रीक्वेंसी गैप यानी डेल्टा न्यू है, वो प्रोपोर्शनल टू अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है तभी मैं इस टाइप की स्प्लिटिंग को जीमान इफेक्ट बोलता हूं। या एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, जो वेवलेंथ गैप होता है वो भी किस पे डिपेंड करे? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करे, तो मैं इस फिनोमिना को जीमान इफेक्ट कहूंगा। तो जीमान इफेक्ट में इतना ही। अब समझते हैं कि नॉर्मल जीमान इफेक्ट क्या होता है। तो जो जीमान इफेक्ट है वो दो टाइप के होते हैं। कैसे? जब हमने एक स्पेक्ट्रल लाइन को वीक मैग्नेटिक फील्ड यानी बी एक्सटर्नल इज लेस देन बी इंटरनल में रखा, तो जब एक स्पेक्ट्रल लाइन 3 स्पेक्ट्रल लाइन में स्प्लिट हो जाती थी तो इस फिनोमिना को हमने बोला नॉर्मल जीमान इफेक्ट, ठीक है। कंडीशन वही है कि हमें वीक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और जो फ्रीक्वेंसी गैप है, फ्रीक्वेंसी गैप या वेवलेंथ गैप बिटवीन टू स्पेक्ट्रल लाइन वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल तो होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन होल्ड करेगी, चाहे वो नॉर्मल जीमान इफेक्ट हो या दूसरा जीमान इफेक्ट जिसमें एक स्पेक्ट्रल लाइन वीक मैग्नेटिक फील्ड में यानी बी एक्सटर्नल इज लेस देन बी इंटरनल, मीन्स वीक मैग्नेटिक फील्ड में 3 से ज्यादा यानी मोर देन 3 स्पेक्ट्रल लाइन में, मीन्स हम इसको क्या कहेंगे? मोर देन 3 स्पेक्ट्रल लाइन। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे? एनोमोलस जीमान इफेक्ट, ठीक है। इस तरह से हमने जीमान इफेक्ट को दो टाइप में डिवाइड किया। अब समझते हैं कि नॉर्मल जीमान इफेक्ट क्या होता है और फिर एनोमोलस जीमान इफेक्ट क्या होता है। तो अब बात कर लेते हैं नॉर्मल जीमान इफेक्ट के उन फैक्ट्स के बारे में जो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में यूजफुल होगा, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्ट है कि जब एक स्पेक्ट्रल लाइन को हम वीक मैग्नेटिक फील्ड मींस बी एक्सटर्नल इज लेस देन बी इंटरनल में रखते हैं
तो फॉर एग्जांपल अगर इस स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी न्यू है, ठीक है, इस स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी न्यू है, ये न्यू दिखाई दे रहा है, ठीक। तो एक स्पेक्ट्रल लाइन 3 स्पेक्ट्रल लाइन में स्प्लिट हो जाती है, जिनका फ्रीक्वेंसी रिलेशन कुछ ऐसा होता है कि सेंट्रल वाली स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, एक साइड वाले स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी कुछ ज्यादा होती है और दूसरी साइड वाले स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी कुछ कम होती है। और दो स्पेक्ट्रल लाइन के बीच का जो फ्रीक्वेंसी गैप होता है वो उसका एक्सप्रेशन EB/4πm होता है, ठीक है। यानी दो स्पेक्ट्रल लाइन का जो फ्रीक्वेंसी गैप होता है उसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है। या एक तरह से कहूं कि फ्रीक्वेंसी गैप, या मैं एक तरह से कहूं कि दो स्पेक्ट्रल लाइन के बीच का वेवलेंथ गैप, तो वेवलेंथ गैप भी हम निकाल सकते हैं वो इस फॉर्मूले से, λ²/c EB/4πm। क्लियर हो गई बात? तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही है कि आपको हमेशा पता होना चाहिए कि नॉर्मल जीमान इफेक्ट में एक स्पेक्ट्रल लाइन 3 स्पेक्ट्रल लाइन में स्प्लिट होती है, जिनकी फ्रीक्वेंसी का रिलेशन कुछ ऐसा होता है, ठीक है, जिनकी तीनों ही स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी का रिलेशन कुछ ऐसा होता है। सेकेंड फैक्ट है, जो भी एटम्स नॉर्मल जीमान इफेक्ट शो करते हैं उनके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम 0 होता है, एंड जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो नॉन जीरो होता है, ठीक है। तो आपको पता है एटम का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम J होता है वो क्या होता है, सम ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो क्योंकि ऐसे एटम का स्पिन एंगुलर मोमेंटम तो 0 होता है, तो यानी टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम क्या होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। मैं यहां लिख देता हूं, S क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। L क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और यहां जो J है वो है टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। सबके पीछे से ऑफ एटम लगा देना, ठीक है, ऑफ एटम, ऑफ एटम, ऑफ एटम, ठीक। ये दूसरी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जीमान इफेक्ट की ये फैक्ट्स आपको याद होना चाहिए। तीसरा फैक्ट क्या है, देखो जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम 0 हो गया एटम का, तो इससे क्या पता चला हमें, जो स्पिन क्वांटम नंबर s होता है वो भी 0 होता है। अब आप कहोगे ये स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, तो मैं बताऊं कि जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम का जब मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं तो वो मैग्नीट्यूड होता है s+1 h कैट। तो जो यहाँ पे जो इस अंडर रूट में जो s है वो स्पिन क्वांटम नंबर है, ये जो वेयर जो इस s है उसे हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। और जो वेक्टर फॉर्म में लिखा है उसको मैंने बताया है, उसे हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ वेक्टर कहते हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर मीन्स, अगर देखो वेक्टर 0 है इसका मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 0 है। मैग्नीट्यूड तब 0 होगा क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला कुछ ऐसा है। अब ये फॉर्मूला ये बताता है कि ये वेक्टर s 0 कब होगा, जब स्पिन क्वांटम नंबर भी 0 होगा। मीन्स अगर ऐसी कंडीशन है तो स्पिन क्वांटम नंबर भी 0 होना चाहिए। इस 0 होने से क्या होता है कि जो मल्टीप्लिसिटी होती है, मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू होती है 2s+1, वेयर ये जो s है, एक तो वेक्टर s लिखता हूं, एक सिंपल s लिखता हूं। तो जो सिंपल s है
वो स्पिन क्वांटम नंबर है। तो जो मल्टीप्लिसिटी होती है इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ एटम। ठीक है, जो ये कैपिटल एम है वो है मल्टीप्लिसिटी ऑफ एटम। तो जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ एटम होती है वो 1 होती है। मीन्स ऐसे एटम जो नॉर्मल जीमान इफेक्ट शो करते हैं उनके एनर्जी स्टेट की मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अब हम ऐसा क्यों, मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि देखो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म आप जानते हो, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2s+1 Lj। ठीक है, वेयर आपको s क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, L क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और J क्या है, टोटल क्वांटम नंबर। ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है, पूरा अगर लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, और ये हो गया टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर। तो जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म होता है उसमें जो ये वाला टर्म है 2s+1 वो मल्टीप्लिसिटी होता है। ठीक है, तो नॉर्मल जीमान इफेक्ट शो करने वाले एटम के पास ऐसी एनर्जी स्टेट होनी चाहिए जिसकी मल्टीप्लिसिटी 1 हो। इसका मतलब ऐसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म होने चाहिए। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म मीन्स वो जो एनर्जी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी ऐसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म होने चाहिए जिनकी मल्टीप्लिसिटी 1 हो। मीन्स एटम के पास कैसे एनर्जी स्टेट्स होने चाहिए, 1p1, 1d2, 1f3, इस टाइप के। तो इन सभी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में क्या खास बात है, इन सबकी मल्टीप्लिसिटी 1 है। मीन्स ऐसे ट्रांजिशन जिनकी मल्टीप्लिसिटी 1 होती है वो नॉर्मल जीमान इफेक्ट शो करते हैं। तो यहां पे हम थर्ड पॉइंट में लिख लें, those transition which are exist between सिंगलेट स्टेट, इसको क्या कहेंगे, सिंगलेट स्टेट। ये सारी स्टेट कैसी हैं जिसमें मल्टीप्लिसिटी 1 हो उनको हम क्या कहते हैं, सिंगलेट स्टेट। याद रखना, उनको हम क्या कहते हैं, सिंगलेट स्टेट। मीन्स those transition which are existed between singlet state must be normal Zeeman effect, must exhibit normal Zeeman effect। मीन्स इस चीज को मैं समझाऊं तो कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम दे देते हैं कैसे ट्रांजिशन की बात कर रहा हूं मैं। ये जो थर्ड फैक्ट है वो क्या बताता है कि या तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म 1p1 से 1s0 में ट्रांजिशन हो जाए, या 1d2 से 1p1 में ट्रांजिशन हो जाए, या 1f3 से 1d2 में ट्रांजिशन हो जाए। तो इन सभी टर्म का जो मल्टीप्लिसिटी है वो सिंगलेट है। देखो इन सब में जो मल्टीप्लिसिटी है, इन सभी स्टेट जिनमें ट्रांजिशन हो रहा है, जिनके बिटवीन ट्रांजिशन हो रहा है, उन सबकी मल्टीप्लिसिटी 1 है। मीन्स जो ये ट्रांजिशन से स्पेक्ट्रल लाइन जनरेट होगी वो नॉर्मल जीमान इफेक्ट शो करेगी। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ये थर्ड फैक्ट, इसको आप फटाफट नोट कर लो। ठीक है बेटा, अब फोर्थ फैक्ट क्या है, फोर्थ फैक्ट है स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल। ठीक है, फोर्थ फैक्ट है स्प्लिटिंग ऑफ
एनर्जी लेवल्स। तो देखो, अगर एक स्पेक्ट्रल लाइन नंबर ऑफ कंपोनेंट में स्प्लिट हुई है, इसका मतलब जो एटम का एक सिंगल एनर्जी लेवल था वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में नंबर ऑफ लेवल में स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, इसको एक तरह से हम समझते हैं कि लेट अस सपोज एटम की एनर्जी E नॉट है व्हेन V एक्सटर्नल की वैल्यू हमने 0 रखी। ठीक है, लेकिन यही एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाता है, यही एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाता है नंबर ऑफ लेवल पे, और वो नंबर ऑफ लेवल का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है ml म्यू डी। ये एटम की एनर्जी का एक्सप्रेशन है व्हेन V एक्सटर्नल इज लेस देन V इंटरनल। मीन्स हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ऐसी रखी है, मीन्स वीक मैग्नेटिक फील्ड है, और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो करेक्ट B है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो मैं यहां पे बता दूं कि जो ml है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इन सबके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है ना, तो इसके लिए मैंने बना रखा है ऑलरेडी वीडियो, उसका नाम भी जीमान इफेक्ट दिया है, उसका नाम जीमान इफेक्ट दिया है, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी का 21वां वीडियो है। अगर आपको ये सब जानकारी, सब नॉलेज डिटेल में चाहिए तो वो वीडियो आप देख लो, 3.5 घंटे का, बहुत लंबा है, बहुत डिटेल है उसमें। बट आज मैं शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ, सिर्फ वही बातें बता रहा हूँ जो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में यूजफुल होंगे। ठीक है, तो ml क्या हो गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। म्यू क्या हो गया, बोहर मैग्नेट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है EH/2m। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है। और B तो बता दिया, B इज द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब जो एनर्जी लेवल होता है ये मुझे एक सिलेक्शन रूल देता है। मीन्स कैसे सिलेक्शन रूल देता है वो भी समझ लेते हैं। मैं इस चीज को मिटा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरा एक एनर्जी स्टेट था, जैसे मेरा एक ये एनर्जी लेवल E2 था और एक एनर्जी लेवल मेरा E1 था। ठीक है, ये कब था, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अब्सेंट था, मींस कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, तो सिर्फ एक स्पेक्ट्रल लाइन अराइज हो रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, एनर्जी लेवल कुछ ऐसे एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट होगा, और ये एक्सप्रेशन हमें बताता है कि एनर्जी लेवल कितने लेवल में स्प्लिट हो जाएगा, जितनी वैल्यू ml की होगी। अब ये ml की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, L अगर हम कहें कि L इक्वल टू ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, तो जो ml की वैल्यू होंगी वो +L टू -L होगी विद 1 यूनिट गैप, 1 यूनिट गैप। एक तरह से हम ये भी समझ सकते हैं कि जो एक सिंगल एनर्जी लेवल था वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ml नंबर ऑफ लेवल में स्प्लिट हो गया। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि E2 लेवल के लिए L की वैल्यू होती है 2 और E1 लेवल के लिए L की वैल्यू होती है 1, मीन्स ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू E2 लेवल के लिए 2 होती है और E1 के लिए 1 होती है। तो देखो, ml की L के अगर 1 है तो ml की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, -1 0 +1, 3 वैल्यू होंगी ml की। अगर L2 होगा तो ml की कितनी वैल्यू हो जाएगी, -2 -1 0 +1 एंड +2। मीन्स जो एक सिंगल एनर्जी लेवल था, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड L2 लेवल, ऐसा लेवल जिसके लिए ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L की वैल्यू 2 है, वो 5 लेवल में स्प्लिट हो जाएगा। और एक ऐसा एनर्जी लेवल जिसमें ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L की वैल्यू 1 है, वो 3 लेवल में स्प्लिट हो जाएगा। क्यों स्प्लिट हुआ, क्योंकि ये लेवल के लिए ml की वैल्यू क्या है, +2 +1 0 -1 -2।
इसमें ml की वैल्यू कितनी हो गई, +1 0 -1। इस तरह से हमें ये जो फॉर्मूला है, जो एनर्जी का फॉर्मूला है, एनर्जी ऑफ एटम इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मींस ये कौन सा फॉर्मूला है, एनर्जी ऑफ एटम इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फॉर्मूला भी कभी कभी बहुत यूजफुल होता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, ठीक है। और फिफ्थ फैक्ट क्या है सब, ठीक है, नोट कर लो। अब फिफ्थ जो फैक्ट है नॉर्मल जीमान इफेक्ट का, वो है सिलेक्शन रूल्स ऑफ ml। अब ml का सिलेक्शन रूल क्या है, मींस जैसे एक एनर्जी लेवल, जो हायर एनर्जी लेवल था वो 5 लेवल में स्प्लिट हो गया, जो लोअर एनर्जी लेवल था वो 2-3 लेवल में स्प्लिट हो गया, हम ये एज्यूम कर रहे हैं। तो उस केस में स्पेक्ट्रल लाइन ऐसा नहीं कि किसी भी लेवल से किसी भी लेवल में, किसी हायर एनर्जी लेवल से किसी लोअर एनर्जी लेवल में हम ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसके कुछ सिलेक्शन रूल है, मींस हम कुछ ही लेवल से, मतलब जितने भी लेवल स्प्लिट हुए हैं उनमें से कुछ ही लेवल से नीचे के कुछ ही लेवल में ट्रांजिशन कर सकते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन देता है कि किस लेवल से किस लेवल में ट्रांजिशन होगा, यानी किसी हायर एमएल से किसी लोअर एमएल में जो ट्रांजिशन होगा उसकी इंफॉर्मेशन देने में जो रूल यूजफुल होता है उसे हम सिलेक्शन रूल कहते हैं। तो ml का जो सिलेक्शन रूल है जो यूजफुल होगा वो डेल्टा ml इक्वल टू 0 ±1 है, ठीक। मींस ये डेल्टा ml क्या है, मींस इस ml को मैं क्या कहते हैं, ml हायर स्टेट माइनस ml लोअर स्टेट। मींस ये ज्यादा अच्छा साइन नहीं है, तो हम हायर ml को किससे इंडिकेट कर दें, ml सिंगल डैश से। जो ये ml की वैल्यू है जो हायर एनर्जी लेवल के लिए है उसे ml सिंगल डैश कह देते हैं, और जो लोअर एनर्जी लेवल के ml है उसको ml डबल डैश। मींस डेल्टा ml क्या होता है, एक्चुअल में डेल्टा ml डैश माइनस ml डबल डैश की वैल्यू होती है। ये 0 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, और इन्हीं कंडीशन के लिए ट्रांजिशन होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि जो डेल्टा ml की वैल्यू अगर मैं +1 से 1 में ट्रांजिशन करूं, देखो यहाँ ml डैश की वैल्यू +1 है और यहाँ ml डैश डबल डैश की वैल्यू +1 है, तो ये मींस ml डैश सिंगल डैश की वैल्यू भी 1 थी, ml डबल डैश की वैल्यू भी 1 थी। मींस ये जो ट्रांजिशन है इसको हम कहेंगे डेल्टा ml की वैल्यू 0 वाला ट्रांजिशन था। ऐसी अगर मैं कहूं +1 से डेल्टा ml डैश +1 से 0 में अगर ट्रांजिशन होता है तो यहाँ जो सिलेक्शन रूल यूज होगा उसे हम कहेंगे कि हायर ml सिंगल डैश की वैल्यू 1 थी, ml डबल डैश की वैल्यू क्या थी, 0। तो यहाँ पे जो यूज हुआ ट्रांजिशन रूल है वो डेल्टा ml इक्वल टू 1 है। ऐसी मैं ये कहूं कि L माइनस से 0 पे ट्रांजिशन हो रहा है, थर्ड लाइन जो मैंने दिखाई है, तो यहाँ पे जो सिलेक्शन रूल यूज हमने किया वो क्या था, -1 -0 इक्वल टू -1। मीन्स यहाँ जो सिलेक्शन रूल है वो कुछ ऐसा है। मीन्स सिंपल सिलेक्शन रूल ऐसी कंडीशन को होल्ड करने वाले जो रूल होते हैं वो सिलेक्शन रूल होते हैं, और सिलेक्शन रूल 0 +1 0 ± 1 ही हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई नंबर आ रहा है तो उस पर ट्रांजिशन नहीं होगा, ठीक है। मिटा दो, इतनी इंफॉर्मेशन आप नोट कर लो। अब एक लास्ट और इंपॉर्टेंट बात,
एक लास्ट और इंपॉर्टेंट बात है कंपोनेंट्स, पाई एंड सिग्मा कंपोनेंट्स। कभी कभी पूछा जाता है, जैसे हमें ये पता है नॉर्मल जीमान इफेक्ट में सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन 3 स्पेक्ट्रल लाइन में स्प्लिट हो जाते हैं। तो मैंने अभी बताया था कि अगर इस सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी न्यू है तो स्प्लिटिंग के बाद 3 स्पेक्ट्रल लाइन जनरेट होंगी, जिनमें एक स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी तो सेम होगी, एक की कुछ ज्यादा हो जाएगी और एक की कुछ कम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ऐसा रिलेशन है। तो ये तीनों ही कंपोनेंट क्या होते हैं, प्लेन पोलराइज्ड होते हैं। तो जो सेंटर वाला जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, ये पैरेलल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशन करता है, तो इसको हम पाई कंपोनेंट बोलते हैं। और दोनों साइड के जिनकी फ्रीक्वेंसी एक की कम और एक की ज्यादा होती है, वो परपेंडिकुलर टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करते हैं, उनको हम सिग्मा कंपोनेंट बोलते हैं। मतलब इनका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इनको हम सिग्मा निगेटिव और एक को हम सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा और पाई कंपोनेंट कहते हैं। तो जिस ट्रांजिशन के लिए डेल्टा एम एल इक्वल टू 0 सिलेक्शन रूल अप्लाई करते हैं, तो उस ट्रांजिशन से हमें पाई कंपोनेंट मिलता है। ये भी याद रखना, जिस ट्रांजिशन से डेल्टा एम एल इक्वल टू प्लस वाले ट्रांजिशन से हमें सिग्मा कंपोनेंट मिलेगा, वो सिग्मा कंपोनेंट जिसकी फ्रीक्वेंसी कुछ ज्यादा होगी, तो हमें सिग्मा प्लस कंपोनेंट मिलते हैं। यानी जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उन्हें हम सिग्मा प्लस कंपोनेंट कहते हैं। और डेल्टा एम एल इक्वल टू अगर -1 सिलेक्शन रूल यूज करके जो ट्रांजिशन करने से स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है, उससे हमें सिग्मा कंपोनेंट ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी मिलते हैं, तो इससे हम सिग्मा निगेटिव से दिखाते हैं, इससे हमें सिग्मा निगेटिव कंपोनेंट मिलते हैं। तो ये नॉर्मल जीमान इफेक्ट के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इन्हें फटाफट नोट कर लो। अब बात करते हैं हम एनोमलस जीमान इफेक्ट के बारे में। तो एनोमलस जीमान इफेक्ट का जो सबसे पहला फैक्ट है वो यही है कि सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन को जब हम वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये मोर देन 3 कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, इसे हम कहेंगे मोर देन 3 कंपोनेंट्स। मैंने यहाँ 4 दिखाए, आप 5, 6, 7 कुछ भी दिखा सकते हैं, मोर देन 3 कंपोनेंट्स। ठीक है। सेकेंड, ये एनोमलस जीमान इफेक्ट शो करने वाले एटम्स के पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होता है। इसका मतलब ऐसे एटम जो एनोमलस जीमान इफेक्ट शो करते हैं, उनका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का सम होता है। मीन्स देखो, ये जो टर्म है इससे हमें ये पता चलता है कि जो मल्टीप्लिसिटी है वो 2s+1 का एक्सप्रेशन शो करती है। अब सिंस s इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये s 0 नहीं होगा, इसका मतलब मल्टीप्लिसिटी नॉट इक्वल टू 1। मीन्स ऐसे स्पेक्ट्रल टर्म जिसमें मल्टीप्लिसिटी नॉट इक्वल टू 1 हो, उनके बीच में जो ट्रांजिशन होता है वो एनोमलस जीमान इफेक्ट शो करेगा। कहने का मतलब क्या है, स्पेक्ट्रल टर्म कैसे, फॉर एग्जाम्पल 2p हाफ से 2s हाफ में ट्रांजिशन होगा। तो यहाँ पे देखो 2 मीन्स यहाँ मल्टीप्लिसिटी क्या हो गई, m इक्वल टू 2s+1 की वैल्यू यहाँ पे 2 है ना। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में कैसे लिखते हैं, 2s+1 Lj, मीन्स यहाँ पे 2s+1 की वैल्यू 2 है, यानी मीन्स मल्टीप्लिसिटी 1 नहीं है। इसका मतलब जो ये वाला ट्रांजिशन है ये क्या शो करेगा,
एनोमलस जीमान इफेक्ट। इनफैक्ट एक और एग्जांपल ले सकते हैं, 2d 3/2 से 2p 1/2 में ट्रांजिशन। यहां पे भी आपका मल्टीप्लिसिटी क्या है, नॉट इक्वल टू 1 है। या एक और ट्रांजिशन एग्जांपल ले सकते हैं, मीन्स ये जितने भी ट्रांजिशन है इनसे जो स्पेक्ट्रल लाइन निकलेगी वो एनोमलस जीमान इफेक्ट शो करेगी। अब फॉर एग्जांपल ये भी ले सकते हैं हम, क्या 3p2 से 3p3s1 या 3d3 से 3p2 में। तो यहां पे भी आपका जो क्या कहते हैं मल्टीप्लिसिटी है वो नॉट इक्वल टू। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 4p3/2 से 4s1/2। तो इस तरह से जितने भी मतलब ऐसे स्पेक्ट्रल मीन्स ट्रांजिशन बिटवीन टू स्पेक्ट्रल स्टेट जिसके लिए मल्टीप्लिसिटी नॉट इक्वल टू 1 हो, तो ऐसे जितने भी ट्रांजिशन होंगे उनमें एनोमलस जीमान इफेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेकंड फैक्ट था। ठीक, अच्छा थर्ड फैक्ट क्या है, एनर्जी ऑफ एटम। एनर्जी ऑफ एटम, एनर्जी ऑफ एटम में देखो तो आपको मैं बताऊं, इसमें एनर्जी ऑफ एटम मीन्स एटम की एनर्जी का एक्सप्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, और इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है, GmJ म्यू बी, GmJ म्यू बी, बी एक्सटर्नल की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू बी। उस केस में एनर्जी ऑफ एटम का एक्सप्रेशन ऐसा होगा, वेयर G इज द लैंडेज फैक्टर। ठीक है, जो स्मॉल g यहाँ पे फॉर्मूले में है उसके लैंडेज फैक्टर होता है, मतलब जो ये g है इसको हम लैंडेज फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, g क्या है, लैंडेज फैक्टर, और इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, 1 + j 1 + s 1 -l 1 अपॉन 2j 1। ठीक है, और जो ये mg होता है इसे हम कहते हैं टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, j + j2 - j विद 1 यूनिट, विद 1 यूनिट गैप। ठीक है, ऊपर के दोनों पॉइंट मिटा देंगे। इसका मतलब जो जब हम किसी एटम को विदाउट मैग्नेटिक फील्ड मीन्स जब मैग्नेटिक फील्ड अब्सेंट था, तो उस केस में एटम के एनर्जी लेवल, फॉर एग्जांपल दो एनर्जी लेवल है, एक हायर एनर्जी एक लोअर एनर्जी, कुछ ऐसे हैं। जब हमारा बी एक्सटर्नल की वैल्यू क्या थी, 0 थी, बट जैसे हमने बी एक्सटर्नल की वैल्यू को बी रखा, मीन्स किसी वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो ये जो एनर्जी लेवल है इस एक्सप्रेशन के बेसिस पे हमें ये पता चल गया कि ये एनर्जी लेवल कितने लेवल पे स्प्लिट हो जाएंगे, वो डिपेंड करता है जी और एमजे की वैल्यू पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं जी की वैल्यू 0 है तो स्प्लिटिंग भी 0 हो जाएगी, बट ऐसा हर बार नहीं होगा। मीन्स
जी की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जब किसी एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग देखनी है तो सबसे पहले आप इस जी को कैलकुलेट करोगे। ठीक है, जी क्या आना चाहिए, नॉन इक्वल टू जीरो आना चाहिए। अगर जी इक्वल टू जीरो है तो लेवल, एनर्जी लेवल नेवर स्प्लिटेड, मीन्स फर्स्ट कंडीशन क्या है, इसमें भी केस है, केस फर्स्ट, इफ जी इक्वल टू जीरो तो एनर्जी लेवल स्प्लिट होंगे ही नहीं। इफ जी इक्वल टू जीरो लेवल आर नॉट स्प्लिटेड। केस सेकेंड, इफ जी इज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स लैंडेज फैक्टर अगर जीरो नहीं है तो उस केस में जो एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग होगी वो एम जे पे डिपेंड करेगी। देन लेवल्स आर स्प्लिटेड डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ एम जे। मीन्स उस केस में, जिस केस में जी इज नॉट इक्वल टू जीरो है, उस केस में एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग किस पे डिपेंड करेगी, एम जे की वैल्यू पे। मीन्स जी की वैल्यू पे तो डिपेंड करेगी, लेकिन अगर जी ही जीरो है तो लेवल की स्प्लिटिंग, ये जी ही जीरो होगा तो फॉर्मूले में ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा, यानी एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग हुई नहीं। तो एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग में दो फैक्टर रोल प्ले कर रहे हैं, एक तो लैंडेज फैक्टर और सेकेंड है एमजी, टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को समझते हैं कि ये क्या होता है। तो देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, फॉर एग्जांपल इसको मैं बोल देता हूं, इसको बोल देते हैं हम, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, इसको बोल देते हैं हम 2p3/2 लेवल है और ये है 2s1/2 लेवल। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, 2s+1 Lj। तो जो ये नीचे वाला टर्म है, मीन्स इसका 3/2, इसका 1/2, ये है j। तो ऊपर वाले लेवल के लिए j की वैल्यू क्या हो गई, 3/2, और नीचे वाले j यानी टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो गई, 1/2। ये j क्या है, वेयर j इक्वल टू टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर। टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर अगर j, तो एम जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, +j/-j, ये 1 यूनिट गैप। तो इसका मतलब, क्योंकि इन दोनों ही स्पेक्ट्रल टर्म के लिए लैंडेज जी फैक्टर की वैल्यू नॉन जीरो है, इन दोनों के लिए ही आप कैलकुलेट कर लेना, लैंडेज जी फैक्टर की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगी। तो उस केस में इस लेवल की स्प्लिटिंग कितनी हो जाएगी, अगर मैं कहूं j इक्वल टू 3/2 है तो mj की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +3/2 +1/2 -1/2 -3/2, और j की वैल्यू हाफ है तो mj की कितनी वैल्यू हो जाएंगी, +1/2 एंड -1/2। मीन्स जो ये लेवल होगा इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये 4 लेवल में स्प्लिट हो जाएगा, जिसके लिए mj की वैल्यू क्या होगी, +3/2 +1/2 -1/2 -3/2, और इसके लिए mj की कितनी वैल्यू हो जाएंगी, दो वैल्यू, mj इक्वल टू +1/2 -1/2। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मूला काम करता है। ठीक है, नोट कर लो अगर नोट करना। अब बात करते हैं फोर्थ फैक्ट की। 3 फैक्ट तो हो गए, ठीक है, ये सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं और समझ में आनी चाहिए अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है जीमान इफेक्ट पे। फोर्थ पॉइंट क्या है, सिलेक्शन रूल्स ऑफ एमजे। एमजे मैंने बता दिया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब आपको पता है स्पेक्ट्रल लाइन कब जनरेट होती है, जब हायर एनर्जी लेवल से एटम किसी लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में कोई हायर एनर्जी लेवल नंबर ऑफ लेवल में स्प्लिट हो गया, ऐसी लोअर एनर्जी लेवल नंबर ऑफ लेवल में स्प्लिट हो गया।
ठीक है, तो इसका मतलब एटम इनमें से किसी भी एनर्जी लेवल से जंप करके इनमें से किसी भी एनर्जी लेवल में जंप कर सकता है। मीन्स इनमें से किसी भी एनर्जी लेवल से इनमें से किसी भी एनर्जी लेवल में जंप कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जंप सिर्फ सिलेक्शन रूल्स, कुछ सिलेक्शन रूल फॉलो करते हैं। वो सिलेक्शन रूल क्या है? वो सिलेक्शन रूल क्या है, मैं लिख देता हूं। डेल्टा एम जे इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 मीन्स यही सिलेक्शन रूल यूजफुल होंगे। कहने का मतलब क्या है? अब डेल्टा एम जे क्या इंडिकेट करता है? मीन्स किसी हायर एम जे, मीन्स किसी हायर एम जे को मैंने एम जे डैश बोल दिया और किसी लोअर एम जे को मैंने एम जे डबल डैश बोल दिया। मीन्स किसी हायर एम जे यानी एम जे डैश माइनस एम जे डबल डैश की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू इतनी ही हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं स्पेक्ट्रल लाइन जैसे +3/2 से +1/2 पे अगर लाइन जंप करती है, +3/2 से -+1/2 पे लाइन जंप करती है तो आता है 1। मीन्स यहाँ पे ये सिलेक्शन रूल डेल्टा एम जे प्लस यूज हो रहा है, यानी यहाँ पे जो सिलेक्शन रूल यूज हुआ है वो डेल्टा एम जे इक्वल टू +1 यूज हुआ है। ऐसे अगर मैं कहूं कि +1/2 से +1/2 पे अगर स्पेक्ट्रल लाइन जंप करती है तो यहाँ पे जो सिलेक्शन रूल यूज हुआ है वो डेल्टा एम जे इक्वल टू +1/2 माइनस +1/2 मीन्स 0। यानी यहाँ पे जो सिलेक्शन रूल यूज हुआ है वहां वो है डेल्टा एम जे इक्वल टू 0। और ऐसे ही अगर मैं कहूं कि -1/2 से +1/2 पे एटम एम जे डैश -1/2 से एटम एम जे डबल डैश +1/2 पे अगर जंप करता है तो वहां पे जो सिलेक्शन रूल यूज होता है उसे हम ऐसे दिखा सकते हैं, -1/2 माइनस +1/2 तो क्या हो जाएगा? -1, यानी डेल्टा एम जे -1 सिलेक्शन रूल हमने यूज किया। मीन ये 3 सिलेक्शन रूल है तो उनको कंबाइन करके मैंने ऐसे दिखा दिया। ठीक है, इसके अलावा और कोई स्पेक्ट्रल लाइन जनरेट नहीं होगी। ठीक, अच्छा अब लास्ट रूल क्या है? 5th पॉइंट, एनोमोलस जीमान इफेक्ट में भी सिग्मा और पाई कंपोनेंट मिलते हैं। मींस स्पेक्ट्रल लाइन प्लेन पोलराइज्ड होती है, कुछ पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो जो स्पेक्ट्रल लाइन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होती है उनको पाई कंपोनेंट बोलते हैं, और जो स्पेक्ट्रल लाइन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करती है उन्हें सिग्मा कंपोनेंट कहते हैं। तो इसमें भी ये पूछ सकता है सिग्मा कंपोनेंट और पाई कंपोनेंट कितने हैं, तो मैं बता देता हूं। डेल्टा एम जे इक्वल टू 0 जिसके लिए सिलेक्शन रूल, जिन ट्रांजिशन के लिए सिलेक्शन रूल ऐसा अप्लाई होगा वो हमें पाई कंपोनेंट देंगे, याद रखना। और जिनके लिए डेल्टा एम जे इक्वल टू +1 सिलेक्शन रूल यूज होगा वो हमें सिग्मा प्लस कंपोनेंट, यानी ऐसे कंपोनेंट जिनकी फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है उन्हें हम सिग्मा प्लस कंपोनेंट से दिखाते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स देंगे। ये सिलेक्शन रूल जब हम अप्लाई करेंगे तो वो ट्रांजिशन हमें सिग्मा प्लस कंपोनेंट देंगे, और जब हम सिलेक्शन रूल डेल्टा एम जे इक्वल टू -1 यूज करेंगे तो ये हमें सिग्मा माइनस कंपोनेंट देंगे। ठीक है, पाई कंपोनेंट जिनका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन पैरेलल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है, और सिग्मा कंपोनेंट वो जिनका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो एनोमोलस जीमान इफेक्ट के वो फैक्ट जो किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए यूजफुल है वो सारे के सारे ही मैंने बता दिए आपको। अब स्टार्ट करते हैं जीमान इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ ऑल जीमान कंपोनेंट व्हेन
that line lambda equal to 6266 angstrom is placed in external magnetic field V equal to 7000 Gauss। ठीक है, तो इसमें भी आपको पता है ये जीमान इफेक्ट किसके लिए है, एक सिंगलेट के लिए है। इसका मतलब आपका कौन सा जीमान इफेक्ट है, नॉर्मल जीमान इफेक्ट। तो नॉर्मल जीमान इफेक्ट किसके लिए होता है, सिंगलेट के लिए होता है। उन्होंने सिंगलेट बोला है, मींस क्वेश्चन में सिंगलेट बोला है, इसका मतलब इसकी स्पिन क्या है, जीरो है। ऐसा एटम जिसकी स्पिन जीरो हो उसकी स्पेक्ट्रल लाइन सिंगलेट स्टेट के बीच में ट्रांजिशन से डेवलप होती है या जनरेट होती है। तो आपको पता है नॉर्मल जीमान इफेक्ट में एक सिंगल लाइन 3 स्पेक्ट्रल लाइन में स्प्लिट हो जाती है। अगर इस सिंगल लाइन की वेवलेंथ लैम्डा है तो अगर जो उसके 3 कंपोनेंट है उनकी वेवलेंथ क्या होगी, सेंटर वाले स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ लैम्डा होगी, उसपे साइड वाले की वेवलेंथ लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा और लेफ्ट साइड वाले की लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा। अब आपको पता भी है डेल्टा लैम्डा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, लैम्डा तो आपको पता है कितनी है, 6266 एंगस्ट्रॉम। तो डेल्टा लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा स्क्वायर अपॉन सी ई बी अपॉन 2 ई बी अपॉन 4 पाई एन। यहाँ पे जब मैंने फॉर्मूला लिखवाया होगा तो माइनस का साइन दिया होगा, माइनस का साइन आप हटा दोगे क्योंकि हमें सिर्फ डेल्टा लैम्डा का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। ठीक है, जब भी मैंने फॉर्मूला बनाया था तो मैंने यहाँ पे माइनस साइन दिखाया था। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के 21th वीडियो में जब मैंने इसका फॉर्मूला बनाया था तो मैंने यहाँ माइनस साइन दिखाया था। माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है बट हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड में हमने माइनस साइन को रिमूव कर दिया। अब आपको सारी चीजें पता है, लैम्डा की वैल्यू है 6266 एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में कैलकुलेट कर लेंगे, सारी यूनिट हम एमकेएस यूनिट में ही रखेंगे। तो 6266 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है वेवलेंथ। ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बी की वैल्यू है 7000 गॉस। इसको आप अगर एमकेएस में यानी टेस्ला में कन्वर्ट करोगे तो 7000 गॉस को आप 0.7 टेस्ला बोलोगे। ठीक है, एमकेएस यूनिट में मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला। आपको मैं बता दूं 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला होगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो 700 ग्रॉस को अगर आपने टेस्ला में कन्वर्ट किया तो 0.7 टेस्ला हुआ। अच्छा, अब मास भी आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। सारी चीजें आपको पता है। स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सारी जो यूनिट, सारे जो हमने क्वांटिटीज ली हैं वो सब एमकेएस यूनिट में है। इनकी वैल्यू आप पुट करोगे तो आंसर कुछ ऐसा आएगा। कितना आएगा आपका 0.12 अप्रॉक्स। ठीक है, बाकी नंबर नहीं लिख रहा हूं, 0.12 एंगस्ट्रॉम। यानी अगर मैं इसे मीटर, क्योंकि सारी यूनिट मैंने एमकेएस यूनिट में रखे तो जो आंसर आएगा वो 10⁻⁻10 मीटर आएगा। तो आपको पता है 10⁻⁻10 क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम होता है। तो सारी वैल्यू जब आप पुट करोगे इस फॉर्मूले में, ठीक है, सारी वैल्यू पुट करके देखना तो आपका आंसर कुछ ऐसा आएगा। इंप्लाइज दैट आपको पता चल जाएगा डेल्टा लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में अगर हम करें तो 0.12 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। तो इन तीनों ही कंपोनेंट की जो वेवलेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सेंटर वाले की 6266 ठीक एंगस्ट्रॉम में, जिसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है उस कंपोनेंट की वेवलेंथ क्या हो जाएगी 6266.12 एंगस्ट्रॉम, और जो जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी वेवलेंथ हो जाएगी 6265.9 एंगस्ट्रॉम अप्रॉक्स। ठीक है, आप ये वेवलेंथ
इतनी आप इसमें से माइनस कर दोगे। जैसे 6266.00, तो इसमें से हम क्या सब्सट्रैक्ट कर दें, 0.12। तो आपको पता है ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8.5626। ठीक है, तो इसका मतलब ये 5, इसे हम 0.88 कर देते हैं, 0.886265.88 एंगस्ट्रॉम। तो आपको तीनों की वेवलेंथ आपको पता चल गई। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जो बहुत इजी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द वेवलेंथ गैप बिटवीन जीमान कंपोनेंट व्हेन स्पेक्ट्रल लाइन lambda equal to 4500 एंगस्ट्रॉम इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला। तो अगेन आपको कुछ दिया नहीं है कि ये नॉर्मल जीमान इफेक्ट है या एनोमोलस जीमान इफेक्ट है। जब ये चीज क्लियर ना हो तो आप सीधे सीधे वेवलेंथ गैप का फॉर्मूला क्या लगाओगे, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाई सी ई बी अपॉन 4 पाई एम। सारी चीजें आपको किसमें पुट करनी है, एमकेएस यूनिट में। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4500 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, और लैम्डा की वैल्यू ये हो गई। और आपका मैग्नेटिक फील्ड पहले से एमकेएस यूनिट में है 0.3 टेस्ला। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, स्पीड ऑफ लाइट, ये सब पहले की तरह पुट करोगे तो आपका डेल्टा लैम्डे का आंसर आ जाएगा 0.028 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। अब आपको पता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर क्या है, एंगस्ट्रॉम। तो 0.028 एंगस्ट्रॉम, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन में बता दूं, ये आपको यही पुट करना है, कूलॉम। मास ऑफ 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, और स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। वैसे ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफी कम आते हैं एग्जाम में, बिकॉज क्योंकि इनमें बहुत लंबी कैलकुलेशन होती है। तो लंबी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम या कंपटीशन एग्जाम में बहुत कम आते हैं, तो आप इसको नोट करें। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन है, इफ एटम इज इन 2p2 स्टेट देन find first its spin angular momentum, second total angular momentum, third orbital angular momentum, second question है, third total angular momentum, fourth Lambda G factor and fifth total magnetic moment। ये सब किसके लिए है, इस एटम के लिए, इस स्टेट में। मीन्स इन सभी के पीछे आप ऐसा ऐड कर सकते हो, इट्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम, मीन्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम, लैम्डा जी फैक्टर ऑफ एटम, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम इज इन 2p2 स्टेट। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म से हमें क्या पता चलता है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म 2s+1 Lj से रिप्रेजेंट होता है। तो 2s+1 इक्वल टू यहाँ पे है 3, दिखाई दे रहा है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या है इसका, 3p2। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि 2s+1 की वैल्यू 3 हो गई, मीन्स s की वैल्यू 1 हो गई, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 हो गई। L आपको पता है, ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में L होता है वो 0 होता है s ऑर्बिटल के लिए, 1 होता है p ऑर्बिटल के लिए, सॉरी ऑर्बिटल नहीं, यहाँ पे s स्टेट के लिए ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है, p स्टेट के लिए ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होती है, d स्टेट के लिए
ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होती है। एफ स्टेट के लिए ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पी मीन्स ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू एल इक्वल टू 1 है। और जो लास्ट में होता है ये जे, ये होता है टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर। तो टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर हो गया जे इक्वल टू। तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म से यानी एटम की इस स्टेट से हमें 3 क्वांटम नंबर का पता चल जा रहा है, जिसे हम एस बोल रहे हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हो गई 1। सेकेंड है आपका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई। और फिर है टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 2 है, सॉरी इसकी वैल्यू 2 है। तो देखो आपको बताऊं मैग्नीट्यूड, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट अंडर रूट में एस एस प्लस 1 और यूनिट होती है एच के। तो यहाँ स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा √2h इज द फर्स्ट आंसर। इसका आंसर क्या हो गया, √2h। एंड सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है L+1h। तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे, ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है, तो ये भी √2h हो गई। ठीक है, और टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है J+1h। तो J की वैल्यू हो गई 2 × 3h यानी अंडर रूट का 6h हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का। फटाफट आप इन सबको नोट कर लो बेटा। ठीक है, चलो अब आते हैं लैंडेजी फैक्टर के बारे में कि लैंडेजी फैक्टर क्या है। तो लैंडेजी फैक्टर का फॉर्मूला होता है G = 1 + J+1 + S+1 -L+1 अपॉन 2J+1। सभी क्वांटम नंबर की वैल्यू पता है, तो 1 प्लस J की वैल्यू क्या हो गई 2 × 3 प्लस S की वैल्यू 1 है यानी 1 × 2 और L की वैल्यू है 1 × 2 अपॉन 2 J की वैल्यू है 2 × 3। क्लियर हो गई बात, वैल्यू पुट करिए तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी हमारा क्या हुआ 1 + 1/2 मीन्स 3/2 हमारे लैंडेजी फैक्टर की वैल्यू हो गई जब एटम 3p2 स्टेट में है। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं टोटल मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। तो आपको मैं बता दूं कि पहले मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले इसकी स्टेट का पता होना चाहिए। ये देखो, जो ये सिंगलेट स्टेट में नहीं है, ये है ट्रिपलेट स्टेट। तो ट्रिपलेट स्टेट मतलब जो टोटल एंगुलर मोमेंट, जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है μ, मैंने बताया था। ये होता है G/2m J वेक्टर, ऐसा होता है। लेकिन मेरे को इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ये फॉर्मूला है टोटल मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है, वेयर G इज द लैंडेजी फैक्टर। ठीक है, मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए क्योंकि एग्जाम में डायरेक्शन तो नहीं पूछेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछेगा। तो क्या हो जाएगा, μJ का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा Ge/2m और J, इस J वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो लैंडेजी फैक्टर की वैल्यू है 3/2। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन का मास हमें पुट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो चीज पुट करने से पहले देख लेते किस किस यूनिट में बोला है। टोटल मैग्नेटिक मोमेंट एक तो बोहर मैग्नेट्रॉन की यूनिट में चाहिए। तो बोहर मैग्नेट्रॉन की यूनिट आपको पता है μ = EH/2m।
ये होती है बोहर मैग्नेट्रॉन की यूनिट। क्लियर हो गई बात? तो मुझे इस यूनिट में मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो इसको E को हम ऐसे ही रहने देते हैं और E/2m को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक। और J की वैल्यू हमें पता है, J की वैल्यू 2 है, तो इसकी वैल्यू 2 इंटू 3h कैट होगी। तो क्या हो जाएगा ये 3/2 रूट का 6 EH कैट बाई 2m। तो ये बोहर मैग्नेट्रॉन की यूनिट हो गई। तो आप लिख सकते हो, बोहर मैग्नेट्रॉन को जनरली म्यू सफिक्स में बी लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 3√6/2 म्यू बी। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको और तरीके से भी आप लिख सकते हो, बट ऐसा ठीक है। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन है, ये तो बोहर मैग्नेट्रॉन की यूनिट में हो गया, तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया 3√6/2 म्यू बी, ठीक है। और ये बोल रहा है इन यूनिट ऑफ जूल पर टेस्ला। तो आपको मैं बता दूं कि म्यू बी की वैल्यू जूल पर टेस्ला या एम्पियर मीटर में कैसी होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर में कैसी होती है, उसकी वैल्यू होती है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला बोल सकते हो, या इसको बोल सकते हो एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इस क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। म्यू बी की वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है, तो आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राउंड स्टेट ऑफ क्लोरीन एटम इज 2p3/2 इन वीक मैग्नेटिक फील्ड, हाउ मेनी सब स्टेट वी गेट। तो आपको मैं बताऊं वीक मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। वीक मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेटिक फील्ड जो जीमान इफेक्ट की कंडीशन को होल्ड करता है, उसे हम वीक मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मींस इस एटम को जिसकी एटॉमिक स्टेट 2p3/2 है, तो इसे हमने एक तरह से उस कंडीशन में रखा है, जो कंडीशन उस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जो जीमान इफेक्ट को शो करती है, उस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जो जीमान इफेक्ट को शो करती है। तो मैं बताऊं कि जीमान इफेक्ट में एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग, मींस ये कोई एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग कैसे रिप्रेजेंट होती है, अगर ये नॉर्मल जीमान इफेक्ट होगा, नॉर्मल जीमान इफेक्ट होगा, तो एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग का फॉर्मूला हो जाएगा E = ml म्यू बी, ठीक हो जाएगा। वेयर म्यू हम क्या ले रहे हैं, बोहर मैग्नेट्रॉन EH/2, ठीक है। बी इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये बोला है कि अगर मैंने इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो ये कितने लेवल में या कितनी स्टेट में स्प्लिट हो जाएगा। तो नॉर्मल जीमान इफेक्ट अगर होता तो ये ml पे, इसकी स्टेट ml पे डिपेंड करती, और अगर ये एनामोलस जीमान इफेक्ट होता, तो इसकी जो स्प्लिटिंग होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, GMJ पे, GMJ म्यू बी पे डिपेंड करेगी, ठीक है। अगेन म्यू इज द बोहर मैग्नेट्रॉन, ठीक है, इस पे डिपेंड करेगी। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये एटम नॉर्मल जीमान इफेक्ट शो करेगा या एनामोलस जीमान इफेक्ट शो करेगा, ये कैसे पता चलेगा। तो ये हमें पता चलेगा कि नॉर्मल जीमान इफेक्ट जो एटम शो करते हैं उनकी स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता ही नहीं है, ये स्पिन क्वांटम नंबर 0 होता है। और जो एनामोलस जीमान इफेक्ट शो करते हैं उनका स्पिन क्वांटम नंबर नॉन इक्वल टू 0 होता है। तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म से हमें ये पता चल जाएगा कि ये एटम कौन सा जीमान इफेक्ट शो करेगा। देखो 2p3/2, ठीक है। इसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म से हमने रिप्रेजेंट कर रखा है, मतलब क्वेश्चन में रिप्रेजेंट कर रखा है। तो यहां से अगर आप कंपेयर करोगे तो S की वैल्यू
2s+1 की वैल्यू हो गई 2, यानी s की वैल्यू हो गई हाफ। मीन्स स्पिन क्वांटम नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, एटम का स्पिन क्वांटम नंबर एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी वैल्यू क्या है हाफ। इसका मतलब ये नॉर्मल रीमान इफेक्ट है ही नहीं। अगर नॉर्मल रीमान इफेक्ट होता तो स्पिन 0 होती, बट स्पिन एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब इसके कंपोनेंट की स्प्लिटिंग एनामोलस रीमान इफेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। तो एनामोलस रीमान इफेक्ट में हमें ये पता चल रहा है इस क्वांटम नंबर, इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो J की वैल्यू हमें 3/2 मिल रही है। तो यहां से हमें mj की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, +3/2 +1/2 और -1/2 -3/2। क्लियर हो गई बात। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो एक लेवल है, जो एक स्टेट है, वो 4 स्टेट में स्प्लिट हो रही है। या एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि मल्टीप्लिसिटी के टर्म में कह सकते हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो इसे मैं m से अगर रिप्रेजेंट करूं तो इसकी मल्टीप्लिसिटी j+1 से रिप्रेजेंट होती है। तो मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, 2 × 3/2 +1, यानी ये कितना आने वाला है 4। इसका मतलब 4 स्टेट्स मिलेंगी। ऐसे भी निकाल सकते हो, या तो आप mj के टर्म्स में निकाल सकते हो कि mj की जितनी वैल्यू आएंगी उतनी नंबर ऑफ स्प्लिटिंग होगी उस एनर्जी लेवल की। या हम मल्टीप्लिसिटी के टर्म में बात करें तो स्पिन की मल्टीप्लिसिटी जैसे निकालते हैं m = 2s+1, ऐसे ही हम टोटल एंगुलर मोमेंटम की भी मल्टीप्लिसिटी निकाल सकते हैं। टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर की भी मल्टीप्लिसिटी निकाली, जितनी मल्टीप्लिसिटी आएंगी उतनी नंबर ऑफ स्टेट में स्प्लिट हो जाएगा। तब जब g की वैल्यू, ये तब होगा जब g नॉन जीरो, अगर g की वैल्यू 0 होगी तो स्प्लिटिंग हुई नहीं। देखें g की वैल्यू 0 है या नॉन जीरो है, तो ये कंफर्म, ये श्योर हो जाना कि ये इस mj की भले 4 वैल्यू आए, अगर g की वैल्यू 0 हो गई तो स्प्लिटिंग होगी ही नहीं। तो देख लेते हैं ये g की वैल्यू इसके लिए 0 है या नॉन जीरो है। तो एक बार g की वैल्यू भी कंफर्म कर लेते हैं। तो आपको इस बात को तब एग्री करना है, इसका मतलब आप ये बोलोगे नंबर ऑफ स्टेट मीन्स ये सिंगल एनर्जी स्टेट 4 स्टेट में तब डिवाइड होगा जब g की वैल्यू नॉन जीरो हो। तो देख लें एक बार g की वैल्यू नॉन जीरो है या नहीं है। फॉर्मूला लगा देंगे j+1 +s+1 -l+1 अपॉन 2j+1, ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहां से हमें j की वैल्यू भी पता है, s की भी वैल्यू पता है, हाफ हो गई, j की वैल्यू 3/2 हो गई और l की वैल्यू चूंकि ये p है तो l की वैल्यू हो गई 1। वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा 1 प्लस j की वैल्यू 3/2 × 5/2, s की वैल्यू हो गई +1/2 × 3/2, l की वैल्यू हो गई -2/2 × 3/2 × 5/2। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 + 15 + 3 - 8/4 डिवाइडेड बाई 30/4। तो 4 से 4 कैंसिल और ये हो जाएगा 1 + 10/30 इक्वल टू हमें 4/3। मीन्स इसके लिए g की वैल्यू कितनी है 4/3, मीन्स नॉन जीरो है इसलिए, ठीक है ना, क्योंकि एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग इस g पे भी डिपेंड कर रही है, इस mj पे भी डिपेंड कर रही है। g की वैल्यू एक फिक्स है जो कि क्या है 4/3। तो इसका मतलब mj की वैल्यू देख लें तो mj की 4 वैल्यू आ रही है। इसका मतलब जो ये क्लोरीन एटम की जो ये एनर्जी स्टेट है 2p3/2, ये 4 लेवल में स्प्लिट हो जाएगी इन वीक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इससे आप नोट कर लो। एक और क्वेश्चन है ताकि और डाउट क्लियर हो जाए आपका कि नंबर ऑफ सब स्टेट कैसे हम फाइंड आउट करें। तो अगेन यहाँ पे आपको एक एटम दिया, इफ एन एटम इज इन स्टेट 4d1/2 इन वीक मैग्नेटिक फील्ड हाउ मेनी सब स्टेट वी गेट।
तो पहले इसको देख लेते हैं कि ये नॉर्मल जीमान इफेक्ट है या एनोमोलस। नॉर्मल जीमान इफेक्ट की कंडीशन में क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर 0 होना चाहिए। बट यहाँ पे 4d1/2 के केस में अगर हम कंपेयर करें तो 2s+1 की वैल्यू क्या है, 4 मीन्स 2s की वैल्यू हो गई 3, यानी s की वैल्यू 3/2 यानी नॉन जीरो है। इसका मतलब ये एनोमोलस जीमान इफेक्ट, एनोमोलस जीमान इफेक्ट की थ्योरी से स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, अच्छा तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे स्प्लिटिंग का, E डैश इक्वल टू GMJ म्यू डी। अब अगेन यहां देखना ये है कि G की वैल्यू नॉन जीरो है, तो इस बार पहले ये चेक कर लेते हैं G की वैल्यू नॉन जीरो है या नहीं है। तो लैंडेजी फैक्टर, इस स्पेक्ट्रल टर्म से हमें 4 क्वांटम नंबर मिल रहे हैं। L की वैल्यू 2 हो जाएगी और J की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। ठीक है, किसी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म से क्वांटम नंबर आपको फाइंड करना मैं सिखा चुका हूं। ठीक है, डी अभी मैंने सबसे पहले वाले क्वेश्चन में यही सीखा। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म हमें 3 क्वांटम नंबर की इंफॉर्मेशन देता है और लैंडेजी फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमें यही तीनों क्वांटम नंबर चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं और देखते हैं कि ठीक है, S यहां से मिल जाएगा ऊपर वाले 4 से, L की वैल्यू D से मिल जाएगी, D के लिए L की वैल्यू 2 होती है। ठीक, और D के नीचे हाफ है, इसका मतलब वो J की वैल्यू है। और यहाँ लैंडेजी फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो देखें पहले लैंडेजी फैक्टर कांस्टेंट है या नॉन जीरो है। तो 1 प्लस J की वैल्यू है 1/2 इंटू 3/2 प्लस S की वैल्यू है 3/2 इंटू 5/2 और L की वैल्यू है -2 इंटू 3/2 1/2 इंटू 3/2। तो G की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा 3 प्लस 15 माइनस 24/4 अंडर रूट अपॉन 2 6/4 6/4 4 से 4 कैंसिल और ये क्या हो गया 18। तो G की वैल्यू हो गई 1 प्लस 18 माइनस 24 अपॉन 6। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 6 अपॉन 6 यानी 1 माइनस 1 यानी 0। तो यहां से हमें पता चला कि इस स्पेक्ट्रल टर्म के लिए G की वैल्यू नॉन जीरो नहीं है, इसके लिए G की वैल्यू 0 हो गई। इंप्लाइज दैट E डैश की वैल्यू 0 होगी, मींस इस लेवल मींस इस एनर्जी लेवल में अगर एटम है तो वीक मैग्नेटिक फील्ड में उसकी कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, मींस वी गेट अ सिंगल एनर्जी स्टेट। तो आप लिखोगे वी गेट सिंगल एनर्जी स्टेट। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, नोट कर लो। इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ एन एटम इज इन स्टेट 1d2 इन वीक मैग्नेटिक फील्ड हाउ मेनी सब स्टेट वी गेट, मीन्स एक एनर्जी लेवल कितने लेवल में स्प्लिट हो जाएगा। अब पहले देखते हैं कि ये नॉर्मल जीमान इफेक्ट है या एनोमोलस जीमान इफेक्ट है। तो 1d2 में हमें पता चल रहा है 2s+1 की वैल्यू क्या है 1, मीन्स s की वैल्यू 0 मिल रही है यहां से। तो जब s की वैल्यू एटम के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है तो वो नॉर्मल जीमान इफेक्ट होता है, नॉर्मल जीमान इफेक्ट होता है। और नॉर्मल जीमान इफेक्ट में एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग का फॉर्मूला क्या होता है ml म्यू डी, मीन्स ml की वैल्यू देख लेते हैं यहाँ पे। तो L इक्वल टू 2 है, यहाँ पे D के लिए L की वैल्यू 2 होती है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होती है। और L की वैल्यू अगर 2 है तो ml की वैल्यू हो जाएगी -2 -1 0 +1 एंड +2, मीन्स जो एक एनर्जी लेवल है वो 5 लेवल में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके माइंड में हमेशा ऐसा रहेगा कि अगर ये नॉर्मल जीमान इफेक्ट है तो स्प्लिटिंग 3 ही होगी, वो स्पेक्ट्रल लाइन के लिए थी। बट एनर्जी लेवल
नंबर ऑफ लेवल में स्प्लिट हो सकते हैं, मोर देन 3 लेवल में स्प्लिट हो सकते हैं, इसीलिए आंसर क्या आ रहा है 5। या हम इसे मल्टीप्लिसिटी के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिसिटी के टर्म में अगर मैं बोलूं कि L इक्वल टू 2 की मल्टीप्लिसिटी क्या है, तो 2L प्लस 1 पुट करोगे, सो 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी 5 स्टेट्स। तो मीन्स एक एनर्जी स्टेट 5 एनर्जी स्टेट में स्प्लिट हो जाएगी इन वीक मैग्नेटिक फील्ड। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ जीमान कंपोनेंट फॉर फॉलोइंग ट्रांजिशन। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जीमान कंपोनेंट कहने का मतलब क्या है कि एक स्पेक्ट्रल लाइन इन वीक मैग्नेटिक फील्ड कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाती है, या कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन में स्प्लिट हो जाती है, उसी को हम जीमान कंपोनेंट कहते हैं। तो इसके मैंने 6 क्वेश्चन लिए हैं। जनरली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत रेयर होते हैं, लेकिन पूछे जरूर जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ मैंने 6 क्वेश्चन लिया। फर्स्ट क्वेश्चन है 1D2 से 1P1 में ट्रांजिशन से जो स्पेक्ट्रल लाइन जनरेट होती है उसके कितने जीमान कंपोनेंट होंगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि अगर 1D2 एनर्जी लेवल से 1P1 एनर्जी लेवल में जब एटम जंप करता है तो जो स्पेक्ट्रल लाइन जनरेट होती है उसको अगर हम वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो कितने नंबर ऑफ जीमान कंपोनेंट जनरेट होंगे। तो इसका आंसर आपको पहले तब पता चलेगा जब आप पहले पता कर लो कि ये ट्रांजिशन नॉर्मल जीमान इफेक्ट शो करेगा या एनोमलस जीमान इफेक्ट शो करेगा। तो इसका पता लगाने का तरीका क्या है कि जो एटम की स्टेट्स है वो क्या सिंगलेट है या ट्रिपलेट है। तो आपको पता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, 1 2s प्लस 1 LJ। मीन 2s प्लस 1 हमें क्या बताता है, मल्टीप्लिसिटी। तो हम मल्टीप्लिसिटी देख लें कि सिंगलेट है या ट्रिपलेट है। तो दोनों ही स्टेट में 2s प्लस 1 की वैल्यू क्या है, 1। मीन्स यहां से s की वैल्यू 0 है, यानी स्पिन क्वांटम नंबर दोनों ही स्टेट का 0 है। मीन्स ये ट्रांजिशन ऐसा है जो ऐसी दो स्टेट के बीच में हो रहा है जिसकी स्पिन क्वांटम नंबर 0 है। मीन्स ये सिंगलेट स्टेट के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है। सिंगलेट स्टेट्स, दोनों ही सिंगलेट स्टेट्स है, और सिंगलेट स्टेट के बीच में जो ट्रांजिशन होता है, यानी जो s इक्वल टू 0 के करस्पॉन्ड जो ट्रांजिशन होता है वो नॉर्मल जीमान इफेक्ट शो करता है। नॉर्मल जीमान इफेक्ट शो करता है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, नॉर्मल जीमान इफेक्ट में जो एनर्जी लेवल का फॉर्मूला होता है, जो एनर्जी लेवल्स की स्प्लिटिंग का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, E डैश इक्वल टू ML म्यू B। ठीक है, वेयर म्यू इज द बोहर मैग्नेट्रॉन। मीन्स एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग इस ML पे डिपेंड करती है। तो मैं कहूं कि 1D2 के लिए L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, और 1P1 में L की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1। तो ML की कितनी वैल्यू आ जाएगी, L इक्वल टू 2 के लिए ML की वैल्यू हो जाएगी +2 +1 0 -1 एंड -2। ऐसे L इक्वल टू 1 के लिए ML की कितनी वैल्यू आ जाएंगी, +1 0 एंड -1। ठीक है, इसका मतलब जो ये हायर एनर्जी लेवल है वो 5 लेवल में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं वैल्यू लिखूंगा वो ML की वैल्यू लिखूंगा। ML इक्वल टू +2 +1 0 -1 एंड -2। और 1P1 लेवल किस पे, एनर्जी की स्प्लिटिंग ML पे डिपेंड करती है, यानी जितने ML की वैल्यू होगी उतने लेवल की स्प्लिटिंग हो जाएगी। यानी ये सिंगल लेवल वीक मैग्नेटिक फील्ड में 3 लेवल में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, +1 0 -1।
ठीक है, इस तरह से लेवल की स्प्लिटिंग होगी। और मैं आपको पूछूं कि जीमान कंपोनेंट कितने होंगे इस केस में, तो आपको पता है नॉर्मल जीमान इफेक्ट में हमेशा 3 कंपोनेंट होते हैं। एक पाई कंपोनेंट होता है और 2 सिग्मा कंपोनेंट होते हैं। पाई कंपोनेंट वो होते हैं जिनका, ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर समझाता हूं, फटाफट नोट कर लो। तो ये तो स्प्लिटिंग हो गई। अगर और हमें ये भी पता है ये सिंगलेट स्टेट के बीच का ट्रांजिशन है, इसका मतलब ये नॉर्मल जीमान इफेक्ट शो करेगा, नॉर्मल जीमान इफेक्ट शो करेगा। तो नॉर्मल जीमान इफेक्ट के केस में हमें स्पेक्ट्रल लाइन की काउंटिंग करनी ही नहीं है। हमें ये पता है कि एक स्पेक्ट्रल लाइन 3 स्पेक्ट्रल लाइन में स्प्लिट हो जाती है, वही नॉर्मल जीमान इफेक्ट है। नॉर्मल जीमान इफेक्ट क्या है, वीक मैग्नेटिक फील्ड में एक स्पेक्ट्रल लाइन 3 स्पेक्ट्रल लाइन में स्प्लिट हो जाती है, जिसमें अगर ओरिजिनल स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी न्यू है तो इसमें जो रिलेशन होता है न्यू न्यू प्लस डेल्टा न्यू होता है, और ये न्यू माइनस डेल्टा न्यू होता है। जो सेंट्रल कंपोनेंट होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है एज ओरिजिनल स्पेक्ट्रल लाइन, उसको हम पाई कंपोनेंट बोलते हैं। पाई कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जिनका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वाइब्रेशन मीन्स सारे के तीनों प्लेन पोलराइज लाइट होती है, तो प्लेन पोलराइज लाइट का फील्ड ऑफ वाइब्रेशन होता है। तो इसका जो फील्ड ऑफ वाइब्रेशन है वो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसलिए इसे पाई कंपोनेंट बोलते हैं। और जो साइड की दोनों स्पेक्ट्रल लाइन का जो फील्ड ऑफ वाइब्रेशन होता है वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैं कहूं कि जीमान कंपोनेंट कितने हैं, तो आप कहोगे जीमान कंपोनेंट आर 3। मैं कहूं पाई कंपोनेंट कितने हैं, तो आप कहोगे पाई कंपोनेंट 1 है और 2 सिग्मा कंपोनेंट है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। टोटल नंबर ऑफ, इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं, टोटल नंबर ऑफ जीमान कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ जीमान कंपोनेंट 3, एक जिनमें एक पाई है 2 सिग्मा है। ठीक है, इसे नोट कर लिया बेटा। अच्छा, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने देख लिया। कितने मिले इसमें जीमान कंपोनेंट 3। ठीक है, आप यहाँ नोट भी करते रहना। ठीक है, जैसे जो इसका आंसर आया इसमें टोटल कंपोनेंट हो गए 3, पाई नंबर हो गया 1 और 2 सिग्मा कंपोनेंट हो गए। ठीक है, तो मैंने ऐसे इंडिकेट कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं। पहले सबसे पहले आपको हर ट्रांजिशन में क्या करना है, ये पता करना है कि वो नॉर्मल जीमान इफेक्ट शो करेगा या एनामोलस जीमान इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं दोनों ही मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 LJ। तो जो 2s + 1 होता है वो मल्टीप्लिसिटी होता है। दोनों ही स्टेट की मल्टीप्लिसिटी क्या है, 3 है। तो 2s + 1 = 3, यानी s की वैल्यू हो गई 1। मीन्स ये ऐसा केस है s ≠ = 0 वाला केस है। इसका मतलब जो यहाँ पे जीमान इफेक्ट आएगा वो एनामोलस जीमान इफेक्ट आएगा। एनामोलस जीमान इफेक्ट में एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग का फॉर्मूला क्या होता है, E' = GmJ μB, where μ is the बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, तो इसका मतलब हमें एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग G पे भी डिपेंड कर रही है, mJ पे भी डिपेंड कर रही है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि इसके लिए G की वैल्यू क्या है। अगर ये G की वैल्यू नॉन इक्वल टू 0 हो इस स्टेट के लिए लैंडेजी फैक्टर के, और इस स्टेट के लिए भी लैंडेजी फैक्टर की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, तो जो लेवल की स्प्लिटिंग होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, mJ पे डिपेंड करेगी। मतलब ऐसा भी हो सकता है, अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें G की वैल्यू 0 आई थी, तो उस केस में एनर्जी लेवल की कोई स्प्लिटिंग ही नहीं होगी। इसका मतलब आपको हर केस में, जैसे ही आपको पता चला कि ये कौन सा केस है, एनामोलस जीमान इफेक्ट का, एनामोलस जीमान इफेक्ट का जैसे ही आपको केस पता चलेगा, आपको सबसे पहले दोनों ही
एनर्जी स्टेट की लैग्रेंज फैक्टर कैलकुलेट करना। अगर वो दोनों नॉन जीरो आया तब जाके आप देखोगे कि mj की वैल्यू कितनी आती है। तो इस स्टेट में j की वैल्यू देखो 3d2 के लिए j क्या है, नीचे वाला टर्म, यानी यहाँ पे j की वैल्यू 2 है, तो mj की वैल्यू 2 के लिए क्या हो जाएगी, +2 +1 0 -1 एंड -2 दिखाई दे रहा है, ठीक है। और 3p1 के लिए j की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, mj की वैल्यू कितनी हो जाएगी +1 0 एंड -1, ठीक है, दिखाई दे रहा है। हम भी चेक कर लेते हैं क्वेश्चन कहां से लिया है मैंने। 3d2 3p1 क्लियर हो गई बात, सही है क्वेश्चन। क्वेश्चन चेक करना जरूरी था। तो इसका मतलब दोनों के लिए ही g की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, हमें पता है, आप चेक कर लेना, मुझे तो पता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसकी लेवल 5 लेवल में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है, और इसका जो लेवल होगा वो 3 लेवल में स्प्लिट हो जाएगी। अब आपको ये फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ जीमान कंपोनेंट क्या है। तो इस केस में मैं इसके लिए ही डिटेल मेथड बताऊंगा, बाकी सबको शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा, ठीक है। मतलब ये देखो, नॉर्मल जीमान इफेक्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा 3 कंपोनेंट मिलेंगे, लेकिन एनामोलस जीमान इफेक्ट में प्रॉब्लम है, क्योंकि मोर देन 3 कंपोनेंट, तो मोर देन 3 कुछ भी हो सकता है, 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मीन्स एनामोलस जीमान इफेक्ट के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी मैं डिटेल मेथड बताऊंगा एनामोलस जीमान कंपोनेंट के, एनामोलस जीमान इफेक्ट में कंपोनेंट का नंबर का एक डिटेल मेथड बताऊंगा, उसके बाद में और बाकी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से बताऊंगा। तो डिटेल मेथड समझो। तो डिटेल मेथड में क्या करना है, पहले ऐसे ही देख लेना है कि कौन सा लेवल कितने लेवल में स्प्लिट होगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे mj की वैल्यू मेंशन कर देंगे, +2 +1 0 -1 एंड -2, इसके लिए भी +1 0 एंड -1, ठीक है। इतना करने के बाद आपको लगाना है सिलेक्शन रूल। अब देखो सिलेक्शन रूल क्या होता है, मैंने अभी लिखवाया है एनामोलस जीमान, इसको फटाफट नोट कर लो, ठीक है। तो सिलेक्शन रूल ही तो बताता है कि कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन कब जनरेट होगी, और इनफैक्ट सिलेक्शन रूल की हेल्प से हम ये भी बता सकते हैं कितने नंबर ऑफ पाई कंपोनेंट होंगे और कितने नंबर ऑफ सिग्मा कंपोनेंट होंगे। तो नॉर्मल एनामोलस जीमान इफेक्ट का जो सिलेक्शन रूल है वो डेल्टा mj इक्वल टू 0 ±1, वेयर 0 से 0 ट्रांजिशन इज नॉट अलाउड। ये 0 से 0 ये नॉट अलाउड का साइन है, देख लो, यानी 0 से 0 यानी इससे और इसके बीच में ट्रांजिशन नॉट अलाउड होगा कब, इफ डेल्टा j की वैल्यू 0 हो जाए। अब आप पूछोगे कि डेल्टा j की वैल्यू 0 क्या होती है। डेल्टा j की वैल्यू कहने का मतलब है, सपोज करो कि इसके लिए j की वैल्यू देखो, इसके लिए j की वैल्यू क्या है 2 है, इसके लिए j की वैल्यू क्या है 1 है, इसे मैं j डैश कह दूं, इसे j डबल डैश कह दूं, तो j डैश माइनस j डबल डैश मतलब हायर j माइनस लोअर j का डिफरेंस करें, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो यानी ये रूल इसके लिए नहीं है, लेकिन जिसके लिए भी ये डेल्टा j की वैल्यू 0 आएगी, हमें 0 से 0 का ट्रांजिशन की लाइन नहीं लेनी है। तो यहाँ पे ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे डेल्टा j की वैल्यू क्या आ रही है 1। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एनामोलस जीमान इफेक्ट, सबसे पहले ट्रांजिशन देखोगे कि नॉर्मल जीमान इफेक्ट है या एनामोलस जीमान इफेक्ट है। सेकंड काम करोगे आप डेल्टा j को कैलकुलेट करोगे, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, अगर डेल्टा j इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी 1 2 कुछ भी आ रहा है, ठीक है, तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो उस केस में आप 0 से 0 के बीच में ट्रांजिशन ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं वो ट्रांजिशन ले रहा हूं जिनके लिए डेल्टा mj की वैल्यू 0 है। यहाँ 3 टाइप के ट्रांजिशन है, जिसके लिए डेल्टा mj की वैल्यू 0 है,
दूसरा ट्रांजिशन है डेल्टा एम जे की वैल्यू +1 है, तीसरा ट्रांजिशन है डेल्टा एम जे की वैल्यू -1 है। जो ट्रांजिशन डेल्टा एम जे की वैल्यू 0 आती है उनको हम पाई कंपोनेंट कहते हैं, और जिनके लिए ये दो ट्रांजिशन होते हैं वो सिग्मा कंपोनेंट आते हैं। तो देखो पाई कंपोनेंट कितने आएंगे, देखो 0 से 0 के बीच में ट्रांजिशन, देखो डेल्टा एम जे हायर वैल्यू ऑफ 0 आ रही है और जहां पे जा रहा है वो 0 आ रही है, यानी एक तरह से मैं इसको क्या कह सकता हूं, एम जे सिंगल डैश माइनस एम जे डबल डैश। तो 0 माइनस 0 भी 0 आएगा, 1 माइनस 1 भी 0 आएगा, और -1 टू -1 भी क्या आएगा, 0 आएगा। दिखाई दे रहा है? तो ऐसे ट्रांजिशन वाली स्पेक्ट्रल लाइन क्या होगी, 0 से 0, 1 से 1 एंड -1 से -1। तो ये तीन हमें, इसका मतलब हमें 3 पाई कंपोनेंट मिल रहे हैं यहाँ पे, समझते हैं ना। अगर मैं कहूं कि कितने इस ट्रांजिशन में कितने पाई कंपोनेंट मिल रहे हैं, आप कहोगे 3, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं सिग्मा कंपोनेंट कितने मिलते हैं। सिग्मा कंपोनेंट मीन्स जिनके लिए हम सिलेक्शन रूल कैसा अप्लाई करें, या तो +1 या तो -1। तो मैं +1 वाला देखा, +1 कब आएगा, जब 2 से 1 में ट्रांजिशन होगा, या 1 से 0 में ट्रांजिशन होगा, या 0 से -1 में ट्रांजिशन होगा। तो इन सबका रिजल्ट क्या आएगा, +1 +1 एंड +1। तो देखो ये ट्रांजिशन कैसे होंगे, 2 से 1 में ट्रांजिशन, +1 से 0 में ट्रांजिशन एंड 0 से -1 में ट्रांजिशन। ये आपको सिग्मा प्लस कंपोनेंट देंगे, ठीक है। मैंने बताया था कि जो ये वाला रूल होता है, जो mj+1 होता है, ये सिग्मा प्लस कंपोनेंट देगा, और ये वाला सिग्मा माइनस कंपोनेंट देगा, ठीक है। तो अब -1 आप समझ जाओगे कैसे आएगा। तो इसका मतलब -2 से -1, -1 से 0 और 0 से +1, ये जो ट्रांजिशन होंगे ये सिग्मा माइनस कंपोनेंट देंगे। तो मैं आपसे बोलूं कि कितने टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हुए, 3 3 3, यानी 9 कंपोनेंट हुए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 टोटल कंपोनेंट। पाई कंपोनेंट कितने आए, 3, और सिग्मा कंपोनेंट कितने आए, 3 और 3 6। क्लियर हो गई बात। तो इसका आंसर हुआ टोटल जीमान कंपोनेंट कितने आए, 9, 3 पाई कंपोनेंट आए और 6 सिग्मा कंपोनेंट आए। मींस 3 ऐसे कंपोनेंट हैं जिनका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, और 6 ऐसे कंपोनेंट हैं जिनका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैंने लॉन्ग कट तरीके से बताया, लेकिन शॉर्टकट तरीके से समझो कैसे बताते हैं, ठीक है। इसको मिटा दो। अब इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट तरीके से देखेंगे। शॉर्टकट तरीका क्या है आपका, देखो शॉर्टकट तरीके में भी आपको ये रूल तो याद ही रखना है, जो सिलेक्शन रूल है। सिलेक्शन रूल के बिना कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। सिलेक्शन रूल आपको अपने माइंड में रखना है कि डेल्टा एम जे इक्वल टू 0 +-1 एंड 0 से 0 ट्रांजिशन नॉट अलाउड इफ डेल्टा जे इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले 3d2 लिखना है, इसमें j की वैल्यू 2 है। ऐसे हमें नीचे वाला कंपोनेंट लिखना है 3p1, ठीक है। इसमें j की वैल्यू क्या है, 1, ऐसे लिखना है। अब j के लिए mj की कितनी वैल्यू होंगी, वो फटाफट ऐसे लिख देना, +2 +1 0 -1 एंड -1, ठीक है। और ऐसी j के लिए, j इक्वल टू 1 के लिए mj की कितनी वैल्यू होंगी, देखो 1 के नीचे 1 लिखना, 0 के नीचे 0 लिखना, और -1 के नीचे -1 लिखना। अब आपको पता है कि डेल्टा जे, यहाँ पे देखो ऊपर 2 है, डेल्टा जे की वैल्यू आप बता दोगे यहाँ पे कि 2 - 1 यानी 1 हो रही है, मीन्स 0 से 0 ट्रांजिशन अलाउड है यहाँ पे। तो पाई कंपोनेंट यही होंगे, तो आप सीधे सीधे ऐसे दिखा दो कि पाई कंपोनेंट कितने हो गए, 3। पाई कंपोनेंट कैसे कह रहा हूं उनको, कि 1 से 1 में ट्रांजिशन हुआ तो डेल्टा एमजे की वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 - 1 यानी 0, 0 - 0 यानी 0 -1 -1 0, यानी 3 पाई कंपोनेंट। ऐसी सिग्मा कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐसे जो ट्रांजिशन होगा। तो देखो 3 तो ऐसे हो गए और 3 ऐसे हो गए। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे।
ठीक है, यानी 3 इस साइड से 3 इस साइड से, वो कितने हो गए सिग्मा 6 कंपोनेंट। ठीक है, 3 ऐसे और 3 ऐसे, और 3 जो सीधे गए हैं वो पाई कंपोनेंट। तो टोटल नंबर ऑफ जीमान कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ जीमान कंपोनेंट कितने हो गए 9। इस तरह से भी आप कर सकते हो। ठीक है, अगले सारे क्वेश्चन में ऐसे ही बताने वाला, तो नोट कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये 2d 3/2 2p 3/2। तो यहाँ पे j की वैल्यू क्या है 3/2, यहाँ j की वैल्यू क्या है 3/2। मीन्स यहाँ पे अगर मैं डेल्टा j की बात करूं तो 3/2 माइनस 3/2 कितना हो गया 0, यानी 0 से 0 ट्रांजिशन नॉट अलाउड है। लेकिन mj की वैल्यू देख लेते हैं, mj की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2 प्लस का 3/2 प्लस का 1/2 माइनस का 1/2 प्लस माइनस का 3/2। ऐसी इसके लिए mj की कितनी वैल्यू हो जाएगी, mj की वैल्यू प्लस का 3/2 माइनस प्लस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 3/2। तो जो लाइन सीधी जा रही है वो आपकी पाई कंपोनेंट दे रही है, याद रखना ये बात। तो पाई कंपोनेंट कितने हो गए इस ट्रांजिशन में 4, और सिग्मा कंपोनेंट यानी जो टेढ़े जा रहे हैं ऐसे 1 2 3। तो सिग्मा एक बार 3 कंपोनेंट ऐसे हो गए और 3 कंपोनेंट ऐसे हो गए, मीन सिग्मा के टोटल 6 कंपोनेंट हो गए। तो टोटल कितने हो गए, मैं कहूँ टोटल नंबर ऑफ जीमान कंपोनेंट कितने हो जाएंगे 10। तो टोटल नंबर ऑफ जीमान कंपोनेंट कितने हो गए 10। नोट कर लो। ठीक है, दिखाई दे रहा है, मिटा दो। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जीमान कंपोनेंट 10, पाई कितने हो गए 4 और सिग्मा कितने हो गए 6। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, दिखाई दे रहा है, पाई हो गए 4 और सिग्मा हो गए 6। अब मैं मिटा रहा हूं, पॉज करके नोट कर। 0 से 0 ट्रांजिशन मैंने कोई दिया ही नहीं है। ठीक है, अभी उसका भी क्वेश्चन आएगा, मैं मिटा रहा हूं, समझ में आ जाएगा, सारे सिलेक्शन रूल आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ये भी एनामोलस जीमान इफेक्ट का एग्जांपल था, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग क्वांटम नंबर कितना आ रहा था, देखो इस केस में मैंने दिखाया नहीं। 2s+1 की वैल्यू क्या है, देखो दोनों के ऊपर 2 है, तो s की वैल्यू 2s की वैल्यू क्या होगी 1, यानी s की वैल्यू होगी 1/2, मीन्स s इज नॉट इक्वल टू 0। यानी ये भी केस किसका है, जो ये वाला केस था ये एनामोलस जीमान इफेक्ट का था, तो मैंने डायरेक्ट एनामोलस जीमान इफेक्ट की थ्योरी अप्लाई की। अगला केस भी 2 है। ठीक है, अगले केस में भी जो मल्टीप्लिसिटी है स्टेट की वो 2 है, इसका मतलब एनामोलस जीमान इफेक्ट इसमें भी लगेगा। फटाफट देख लेते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ जीमान कंपोनेंट आएंगे। तो देखो 2d 5/2 के लिए j की वैल्यू है 5/2, तो mj की कितनी वैल्यू हो जाएंगी प्लस 5/2 प्लस 3/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 माइनस 5/2। दिखाई दे रहा है, चलो दिख जाएगा। और ऐसी अगला जो स्पेक्ट्रल टर्म है वो क्या है 2p 3/2। तो j की वैल्यू कितनी हो गई 3/2, mj की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2 के नीचे 3/2 लिखोगे, याद रखना, प्लस 1/2 के नीचे 1/2 माइनस 1/2 के नीचे माइनस 1/2 माइनस 3/2। तो देखो जो सीधी लाइनें जा रही है वो पाई कंपोनेंट है, मीन्स कितने पाई कंपोनेंट मिल रहे हैं बताओ, पाई कंपोनेंट हो गए 4। सिग्मा कंपोनेंट यानी जो टेढ़े कंपोनेंट है, ठीक है, ये भी 4, और ऐसे भी आप टेढ़े करोगे तो 4। तो सिग्मा कितने हो गए 4 + 4
यानी टोटल नंबर ऑफ जीमान कंपोनेंट कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ जीमान कंपोनेंट कितने हो गए? 12। नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। तो यहां लिख दें, इस केस में टोटल नंबर ऑफ जीमान कंपोनेंट 12 हो गए, पाई हो गए 4 और सिग्मा हो गए 8। मिटा दूं? अगले क्वेश्चन में मल्टीप्लिसिटी कितनी है? देखो 3 है। अगले केस में 3 मल्टीप्लिसिटी है, तो m की वैल्यू कितनी हो गई? 2s प्लस 1 की वैल्यू क्या हो गई? 3। देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो कितना हो जाएगा? 2s की वैल्यू 2 यानी s हो गया 1। तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 का केस है ना? तो इसमें भी एनोमोलस जीमान इफेक्ट ही होगा। तो देखो 3p2 में j की वैल्यू हो गई 2, और ये देखो, अरे मैंने ऐसा एग्जाम्पल ही नहीं लिया। चलो एक एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक है? एक और एग्जाम्पल बढ़ा देते हैं, बढ़ाएंगे, एक और एग्जाम्पल मैं दूंगा, पहले इसको देख लेते हैं। तो इसमें j की वैल्यू 2 हो गई, 3s1 में j की वैल्यू हो गई 1। तो यहां से क्या हो गया? mj की कितनी वैल्यू हो गई? +2 +1 0 -1 एंड -2। इसमें mj की कितनी वैल्यू हो गई? +1 0 -1। उसी के नीचे लिखना है। तो यहाँ पे देखो डेल्टा j की वैल्यू क्या है? 2 - 1 यानी 1। मीन्स 0 to 0 ट्रांजिशन अलाउड होगा, क्योंकि डेल्टा j की वैल्यू 1 आ रही है, 0 नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये वाला ट्रांजिशन यानी 0 to 0 ट्रांजिशन अलाउड है। तो कितने कंपोनेंट हो गए? पाई 3। सिग्मा कितने हो जाएंगे? जो टेढ़े वाले कंपोनेंट है, तो टेढ़े इधर से 3 हो जाएंगे, इधर से भी टेढ़े 3 हो जाएंगे। तो यानी टेढ़े टेढ़े कितने हो गए? 3 टेढ़े इधर से, 3 टेढ़े उधर से, तो कितने हो जाएंगे? 6। तो टोटल नंबर ऑफ जीमान कंपोनेंट कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ जीमान कंपोनेंट हो गए 12। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? अरे सॉरी 9। तो इसका क्या हो जाएगा? टोटल कंपोनेंट अब 9 हो गए, पाई 3 हो गए, और सिग्मा कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, मिटाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में मल्टीप्लिसिटी क्या है बताओ? अगले क्वेश्चन में मल्टीप्लिसिटी है 1। इसका मतलब स्पिन क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा? मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 इक्वल टू है 1। देखो दोनों में 1 है, तो क्या हो जाएगा? स्पिन क्वांटम नंबर s इक्वल टू 0 हो जाएगा। अरे ये तो वो केस है, नॉर्मल जीमान इफेक्ट, नॉर्मल जीमान इफेक्ट। तो इसका मतलब इसमें टोटल कंपोनेंट 3 हो जाएंगे, पाई की 1 कंपोनेंट मिलेगा और सिग्मा के 2 कंपोनेंट मिलेंगे। बहुत इजी था। एक और क्वेश्चन है जो मेरी तरफ से है, 3d2 से 3p1, 3p2 में, ठीक है, 3d2 से 3p1 में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 3d2 से 3p2 में, ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें ये वाली थ्योरी अप्लाई हो जाएगी। 0 से 0 ट्रांजिशन नॉट अलाउड होगा। क्यों? देखो 3d2 में j की वैल्यू क्या हो गई? 2, यानी mj की कितनी वैल्यू हो जाएंगी? +2 +1 0 -1 एंड -2। ठीक है, ऐसी 3p2 में j की वैल्यू क्या हो गई? 0, mj की वैल्यू क्या हो गई? +2 +1 0 -1 एंड -2। यहां देखो डेल्टा जे क्या है? हायर जे की वैल्यू 2 है, लोअर जे की वैल्यू जो 2 है, यानी 0 हो गया। डेल्टा जे 0 हो गया, मीन्स 0 से 0 ट्रांजिशन जो हर केस में हम ये अलाउड दिखा रहे थे, ये ट्रांजिशन होगा नहीं।
तो यानी सीधी लाइनें कितनी हो सकती हैं, 2 से 2 में जा सकती है, 1 से 1 में जा सकती है, -1 से -1 में, -2 से -2 में। इसका मतलब पाई कंपोनेंट की टोटल नंबर कितने हो गए, पाई कंपोनेंट 4 हो गए, ठीक है। और सिग्मा कंपोनेंट कितने हो जाएंगे, +2 से टेढ़ी लाइनें खींच दो, कितनी हो जाएंगी टेढ़ी लाइनें, इधर से 4 और इधर से भी 4। समझ में आ रहा है, -2 से -1, -1 से 0, 0 से +1, +1 से +2, तो कितने हो गए 4 ऐसे 4 ऐसे, ठीक। तो कितने हो जाएंगे सिग्मा कंपोनेंट 4 + 4, तो टोटल नंबर ऑफ जीमान कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ जीमान कंपोनेंट कितने हो गए 12, ठीक है। नोट करिए, इसका आंसर क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ जीमान कंपोनेंट 12, पाई का नंबर क्या हो गया 4 एंड सिग्मा का नंबर कितना हो गया 8। इस चीज को नोट कर लो। और जीमान इफेक्ट में इससे ज्यादा न्यूमेरिकल अगर मुझे मिलेंगे तो मैं फिर से इस पर कोई वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में इतने ही न्यूमेरिकल लेके आया हूं। अगला वीडियो जल्दी लेके आएंगे। ओके बाय।